Hello students, I Dr. Suneet Rani, Assistant Professor of Public Administration, Government College, अलेवा जींद। बच्चों, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है बीए फाइनल ईयर का रूरल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन फर्स्ट का। इसमें हमारा सेकंड चैप्टर है स्थानीय शासन का अर्थ, विशेषताएं एवं महत्व। इस चैप्टर में स्थानीय शासन के बारे में बताया गया है। जैसा कि हमें पता है, स्थानीय संस्थाएं प्राचीन काल से ही भारतीय शासन का अभिन्न अंग रही हैं। चाहे प्रशासन का कोई भी रूप हो, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली हो, पूंजीवादी हो, साम्यवादी हो या कोई और शासन व्यवस्था हो, स्थानीय संस्थाओं के बिना कोई भी शासन प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती। तो प्राचीन काल से ही अगर हम भारतीय प्रशासन की बात करें, स्थानीय संस्थाएं विद्यमान रही हैं। स्थानीय संस्थाएं लोगों के कार्यों को करती रही है, लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं। इससे केंद्रीय संस्थाओं का या राज्य सरकार का कार्यभार में कमी आती है और लोग जो हैं सीधे अपने मामलों को अपने प्रतिनिधित्वों के द्वारा, अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अपने कार्यों को कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें स्थानीय शासन के अर्थ की, मीनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है स्थानीय क्षेत्र का शासन। इसमें एक सीमित क्षेत्र होता है जिसमें कोई गांव हो सकता है, गांव का समूह हो सकता है, शहर हो सकता है या शहरों का छोटे या बड़े शहर हो सकते हैं। एक सीमित क्षेत्र होता है। तो इस सीमित क्षेत्र के लोग अपनी समस्याओं का निपटारा स्वयं करते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनकर या स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भी वो अपने कार्यों को कर सकते हैं। तो भारत में स्थानीय संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, ग्रामीण स्थानीय संस्थाएं और शहरी स्थानीय संस्थाएं। डेफिनेशंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं। जो आप अच्छे से याद कर पाओ, आपने इसमें से वही डेफिनेशन याद करनी है। तो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका की अगर हम बात करें, स्थानीय संस्थाओं के बारे में कहा है कि स्थानीय शासन से महत्वपूर्ण संपूर्ण राज्य से छोटे किसी सीमित क्षेत्र के अंदर उपायों का निर्धारण तथा क्रियान्वयन करने वाली सत्ता से है। स्थानीय शासन का महत्व इस तथ्य में भी निहित है क्योंकि यह स्थानीय क्षेत्र को निर्णय एवं कार्य करने की स्वतंत्रता पर बल देता है। अर्थात राज्य के अंदर वो सीमित क्षेत्र जहाँ पर अपने कार्यों का उपाय किए जाते हैं, अपनी समस्याओं का हल किया जाता है, उनको निर्धारित किया जाता है और उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। सेकंड इज बी के गोखले। स्थानीय स्वशासन किसी विशिष्ट क्षेत्र का स्थानीय लोगों द्वारा एवं उनके द्वारा ही निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशासन है। अर्थात स्थानीय लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं और उन प्रतिनिधियों के द्वारा उस सीमित क्षेत्र पर शासन किया जाता है, उन लोगों की समस्याओं का हल किया जाता है। एल गोल्डिंग ने क्या कहा? स्थानीय शासन को कई प्रकार से परिभाषित किया गया है, परंतु इसकी सबसे सरल परिभाषा क्या बताई है? यह एक स्थानीय क्षेत्र के लोगों द्वारा अपने मामलों का स्वयं प्रबंधन है। अर्थात स्थानीय लोग अपने कार्यों का, अपने मामलों का, अपनी समस्याओं का स्वयं प्रबंध करते हैं। तो एल गोल्डिंग ने इस तरीके से इसकी परिभाषा दी है। तो इस तरीके से बहुत सारी डेफिनेशंस इसमें दी गई हैं। आपको अपने तरीके से जो अच्छे से याद हो सके वो डेफिनेशन तैयार करनी है। अब है कि इन सभी विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है, निष्कर्ष के रूप में हम अगर कहें तो स्थानीय संस्थाएं वे ऐसी व्यवस्था हैं जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष के स्थानीय मामलों का संचालन उस क्षेत्र के लोगों द्वारा स्वयं या प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जो स्थानीय साधनों को जुटाकर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सत्ता, अर्थात राज्य सरकार
अथॉरिटी प्रदान करेगी, प्रदत्त करेगी अथॉरिटी, और उस अथॉरिटी के आधार पर स्थानीय लोग स्थानीय संसाधनों को जुटाकर अपने कार्यों को पूरा करेंगे। स्थानीय शासन स्वायत्त होता है जो किसी भी व्यवस्था के विकेंद्रित स्वरूप को स्पष्ट करता है। स्वायत्त उनको अथॉरिटी मिली होती है और अपने विषयों का, अपने मामलों का वो स्वयं निर्णय ले सकता है। इसी आधार पर हम भारतीय प्रशासन को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। अब है स्थानीय शासन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, आधारभूत तत्व हैं, वो कौन से हैं। एसेंशियल एट्रीब्यूट्स और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट के लिए कौन कौन से वो आवश्यक तत्व हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़रूरी हैं स्थानीय संस्थाओं के लिए। तो इसमें सबसे पहले है संवैधानिक मान्यता, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, अर्थात संविधान के द्वारा इन संस्थाओं को मान्यता मिली होनी चाहिए। तो भारत की अगर हम बात करें, 73वां संवैधानिक संशोधन और 74वां संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। तो 73वां संवैधानिक संशोधन आपके ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं से रिलेटेड है। इसके आधार पर संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। वहीं अगर हम 74वें संवैधानिक संशोधन की बात करें, ये नगरीय संस्थाओं से रिलेटेड हैं और इसके आधार पर संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। सेकंड एलिमेंट, सेकंड तत्व जो है वो है लोकल एरिया, स्थानीय क्षेत्र। कि स्थानीय क्षेत्र होना बहुत जरूरी है। स्थानीय क्षेत्र एक गांव हो सकता है, गांव का समूह हो सकता है, शहर हो सकता है। तो एक निर्धारित क्षेत्र होता है जिसका निर्धारण राज्य के द्वारा किया जाता है। राज्य द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही इसका कार्य क्षेत्र निश्चित किया जाता है और इसी क्षेत्र के अंतर्गत वो स्थानीय सत्ता अपने अथॉरिटी के आधार पर वहाँ पर कार्य करती है। थर्ड पॉइंट इज स्थानीय सत्ता, लोकल अथॉरिटी, जो कि अभी मैंने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा अथॉरिटी उनको दी जाती है, उसके आधार पर ही किसी क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है और उसी आधार पर ही, उसी सत्ता के आधार पर ही वहाँ पर कार्य किए जाते हैं। तो स्थानीय शासन परिभाषित रूप से तथा प्रकृति के दृष्टिकोण से स्थानीय अथवा नागरिक लोकतंत्र है। यह स्थानीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन है। अर्थात स्थानीय लोग अपने में से अपने प्रतिनिधि चुनती हैं और उनको जो है वहाँ के शासन को चलाने की अथॉरिटी दे दी जाती है, जिसके आधार पर वो वहाँ पर अपने कार्यों को करते हैं, उन लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं। तो इस प्रकार स्थानीय शासन के अंतर्गत स्थानीय सत्ता एक विकेंद्रित व्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है स्थानीय निवासी। स्थानीय निवासी जो एक स्थानीय निश्चित क्षेत्र है, उसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको हम स्थानीय निवासी कहेंगे। तो स्थानीय संस्थाओं के लिए स्थानीय निवासियों का होना भी बहुत ज़रूरी है। स्थानीय शासन का प्रमुख उद्देश्य उन कार्यों को करना होता है जिससे प्राथमिक रूप से स्थानीय लोग लाभान्वित हो सके। तो स्थानीय लोगों को यह लाभ नागरिक सेवाओं, चिकित्सा सुविधाओं, जल सेवा, विद्युत आपूर्ति, जितने भी स्थानीय कार्य हैं वो सारे के सारे उपलब्ध करवाए जाते हैं स्थानीय संस्थाओं के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इज स्थानीय वित्त, लोकल फाइनेंस। जैसा कि बच्चों हमें पता है, बिना फाइनेंस के, बिना पैसे के कोई भी संस्था, चाहे वो छोटी संस्था है चाहे वो बड़ी संस्था है, अपने कार्यों को नहीं कर सकती। तो स्थानीय संस्थाओं के लिए भी वित्त का होना बहुत ज़रूरी है, पैसे का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके आधार पर वो अपने कार्यों को पूरा करती हैं। तो अगर हम स्थानीय वित्त की बात करें, स्थानीय संस्थाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं कि उनके पास अपने वित्त हों। ये कर लगाकर पैसा, अपने स्थानीय लोगों पर कर लगाकर पैसा इकट्ठा करती हैं। ग्रांट्स के रूप में ये इनको पैसा मिलता है। तो स्थानीय वित्त जो है कहीं ना कहीं
इनके लिए उपलब्ध करवाया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा इनको उपलब्ध करवाया जाता है। तो किसी को स्थानीय शासन की आवश्यक विशेषता है कि इसके वित्त के अपने स्थानीय स्रोत हों। प्राय यह अपने स्थानीय स्रोतों से ही वित्त के साधन को जुटाता है। उसको स्थानीय मदों पर ही व्यय करना होता है। स्थानीय मद में जो लोकल कार्य होते हैं, समस्याएं होती हैं, ठीक है, स्थानीय समस्याएं हैं, उनके आधार पर उनके ऊपर ही उस पैसे का खर्चा किया जाता है। उस पैसे का खर्च वहीं सीमित क्षेत्र में ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्थानीय भागीदारी। तो स्थानीय भागीदारी, लोकल पार्टिसिपेशन, स्थानीय संस्थाएं क्या हैं कि स्थानीय लोग ही इसमें भागीदारी लेते हैं। तो स्थानीय भागीदारी स्थानीय शासन का अभिन्न तत्व है। स्थानीय शासन के अंतर्गत स्थानीय संस्थाएं स्थानीय स्तर पर स्थानीय निवासियों के बीच में रहकर ही कार्य करती हैं और इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों का चयन प्रत्यक्ष रूप से स्थानीय निवासियों के द्वारा उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा ही किया जाता है। और जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, उसमें स्थानीय भागीदारी, स्थानीय लोग भी जो हैं भाग लेते हैं। हमने देखा है कि स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर जब कोई कार्य किया जाता है, लोग उसमें उतना उसको महत्व नहीं देते। अगर आप देखते हो कि गांव में कहीं कोई कार्य चल रहा है तो वहाँ गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ अपनी राय देते हैं कि इस कार्य को कैसे किया जाए। तो इस तरीके से स्थानीय लोग जो हैं वो उन कार्यों में भागीदारी लेते हैं, स्थानीय संस्थाओं में रुचि लेते हैं। नेक्स्ट इज पीपल्स राज, जनता का राज। तो स्थानीय स्वशासन की एक विशेषता ये है कि ये जनता का शासन है। उस निश्चित एरिया में रहने वाले लोग, जिसको हम कहेंगे कि 18 वर्ष और ऊपर के जो निवासी हैं, जिसको हम वयस्क मताधिकारी कहते हैं, वो इसमें भाग लेते हैं और उन्हीं में से प्रतिनिधियों को चुना जाता है और वही यहाँ के शासन को चलाते हैं। इसीलिए इसको जनता का राज कहा गया है। 2 भागों में विभाजित, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, स्थानीय संस्थाओं को भारत में 2 भागों में बांटा गया है, ग्रामीण स्थानीय संस्थाएं और शहरी स्थानीय संस्थाएं। अगर हम बात करें ग्रामीण शहरी संस्थाओं की, इनको पंचायती राज संस्थाएं PRI भी कहा जाता है, जो कि ग्रामीण संस्थाओं से रिलेटेड है और जिसमें 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ब्लॉक समिति पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ आपके जो शहरी स्थानीय संस्थाएं हैं, वहाँ पर नगर पालिका, जिसको नगर समिति भी कहा जाता है, मध्य स्तर पर नगर परिषद और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ पर नगर निगम पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज स्थानीय स्वायत्ता, लोकल अथॉरिटी। तो जैसा कि हमने बात की 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत इन स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी और इन संशोधनों में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों में विभिन्न विषय दिए गए हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन में ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं से रिलेटेड टोटल 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं, विषय दिए गए हैं और इसी तरीके से 74वें संवैधानिक संशोधन में टोटल 18 विषय दिए गए हैं। तो इन विषयों पर स्थानीय संस्थाएं ही डिसीजन लेती हैं, वहाँ पर कार्य करती हैं। इसके लिए उनको स्थानीय संस्थाओं को अथॉरिटी प्रदान की गई है और वो अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। 10th पॉइंट इज स्थानीय नेतृत्व, लोकल लीडरशिप। तो गांव के अधिकांश लोग आज भी अगर देखें अशिक्षित होते हैं, अनुभव उनको ज़्यादा नहीं होता और राजनीतिक रूप से भी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते। विशेष रूप से अगर हम बात करें पिछड़े हुए इलाकों की, जहां जनता की राजनीतिक परिपक्वता आंशिक है, इसका मतलब है कि वो वास्तव में राजनीतिक कार्यों में ज़्यादा भाग नहीं लेते।
तो इसके लिए आवश्यक है कि जनता को थोड़ा मोटिवेट किया जाए स्थानीय संस्थाओं में भाग लेने के लिए, वहाँ के कार्यों में भाग लेने के लिए। तो इसके लिए जो लोकल राजनीति है वही उनका नेतृत्व करती हैं, वही लोगों को मोटिवेट करती हैं उन कार्यों में भाग लेने के लिए। यह नेतृत्व स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि प्रदान करते हैं और वे ग्रामीण अथवा स्थानीय क्षेत्र के निवासियों को सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वैधानिक और प्रभुतामयी स्तर। वैधानिक है, कानूनी है, उनको लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग बनाया गया है, लेकिन गैर प्रभुतामयी स्तर है, अर्थात वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनके ऊपर नियंत्रण बना के रखती है। अगर हम भारत की बात करें, स्थानीय संस्थाएं राज्य सूची का विषय हैं और राज्य सरकार पर स्थानीय संस्थाओं पर जो है राज्य सरकार नियंत्रण बना के रखती है। तो ये गैर प्रभुतामयी अर्थात पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं स्थानीय संस्थाओं के लिए उनका मीनिंग, उनकी डेफिनेशन और कौन कौन सी आवश्यक तत्व हैं जो कि स्थानीय संस्थाओं के लिए जरूरी हैं और किस तरीके से स्थानीय संस्थाएं अपने स्थानीय लोगों के द्वारा एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत अपनी समस्याओं को दूर करते हैं, अपने कार्यों को दूर करते हैं। और एक बार फिर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि 73वां संवैधानिक संशोधन ग्रामीण स्थानीय संस्थाएं, जिनको PRI पंचायती राज संस्थाएं कहा जाता है, उनके लिए काम करता है। और 74वां संवैधानिक संशोधन में शहरी संस्थाओं से रिलेटेड प्रावधान प्रोविजन रखा गया है। थैंक यू।